नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि शाहिद रजाई बंदरगाह विस्फोट के बाद ईरान ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सेकंड है, आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी। थर्ड है, 41वां सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। फोर्थ है कि पूर्वोत्तर भारत में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से मिजोरम को भारी नुकसान हुआ। फिफ्थ है, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 49% तक एफडीआई की अनुमति देने पर विचार कर रही है। फिफ्थ है, सिक्स है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सीएसआर खर्च में एचडीएफसी बैंक शीर्ष पर रहा। सेवेंथ है, फिजी का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में मधुसूदन साई को प्रदान किया गया। एट्थ है कि प्रख्यात इतिहासकार एमजीएस नारायण का निधन हुआ। नाइन्थ है कि वर्ष 2025 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से बतमुख लुआंस डास सोमिया धरवी और कार्लोस मैलो सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। 10वां है कि द कश्मीर साल उपन्यास की लेखिका रोजी थॉमस हैं। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अवसर का इंतजार मत करो, उसे खुद बनाओ, यानी डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। फ्रेंड्स, हम लोग 29 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मोतिहारी में। विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो 16 जिलों को। अप्रैल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अनंत अंबानी को। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, ब्राजील को। हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां बनाया जाएगा, तो अयोध्या में। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हाल ही में मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग बाउल एंसेंबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बनाए गए, तो बिहार में। कैरोलिन सेजपानियाक ने लगातार 48 घंटे में 149 किलोमीटर तैराकी का रिकॉर्ड बनाया। वो किस देश से संबंधित है, तो पोलैंड से। एशिया में हाल ही में किस हवाई अड्डे को पहला स्तर 5 कार्बन प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो बेंगलुरु को। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है, तो 17.1 करोड़ लोगों को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शाहिद रजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा किसने की है, यानी हु हैज अनाउंस नेशनल मॉर्निंग फॉलोइंग द रिसेंट डेडली एक्सप्लोजन एट सील्ड शाहिद रजाई पोर्ट। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी लेबनान और ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ईरान ने शाहिद रजाई बंदरगाह पर हुए घातक विस्फोट के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके ईरान को। ईरान जो है एशिया का एक कंट्री है जहाँ जिसका कैपिटल तेहरान है। प्रेसिडेंट मासूद पेज़ेश्किन है। करेंसी ईरानियन रियाल्स है। फ्रेंड्स, शाहिद रजाई बंदरगाह पर हाल ही में हुए घातक विस्फोट के बाद ईरान सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। यह विस्फोट ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मुज़गन के बंदरगाह पर शनिवार को हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान सरकार के जो प्रवक्ता है फतेमेह मोहजेरानी ने बताया कि 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने बंदरगाह का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं, यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द आईपीएल। ऑप्शन ए वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन बी सी आंद्रे सिद्धार्थ, ऑप्शन सी स्वास्तिका चिकार और ऑप्शन डी उत्कर्ष सिंह। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि वैभव सूर्यवंशी जो है हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। फ्रेंड, 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले रिकॉर्ड बनाया है।
उन्होंने राजस्थान रॉयल की ओर से गुजरात टाइटंस के खिलाफ यह कारनामा किया। वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक को पूरा किया है। फ्रेंड्स, वैभव से पहले क्रिस गेल ने 30 गेंद पर पूरा किया है, लेकिन ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड इनके नाम जाता है। जो आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक और किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक है। उनकी पारी में 11 छक्के 7 चौके शामिल हुए हैं और वे 101 रन पर आउट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालिस्मन सेबर 2025 नामक सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? यानी द 11th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड तालिस्मन सैबर 2025 will be held in which of the following country? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑस्ट्रेलिया में तालिस्मन सेबर 2025 नामक सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास जो है 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्र क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस आइलैंड में होगा। पहली बार इस अभ्यास का एक भाग पापुआ न्यू गिनी में भी आयोजित किया जाएगा, लेकिन मुख्य मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया ही है। यह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत सहित 19 देश भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से भारी नुकसान हुआ है? इन विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मिजोरम जो कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से भारी नुकसान हुआ है। मिजोरम हुआ है, तो मिजोरम को मैप में देख लेते हैं। इंडिया के आपके पूर्वोत्तर इलाके में पड़ता है। इसका कैपिटल ऐजवाल। गवर्नर की बात करें तो बीके सिंह, सीएम लालदू होमा है। लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट है। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटर यूनिकैमरल है। देख लेते हैं और इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर एएसएफ के प्रकोप से पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य की सबसे अधिक नुकसान हुआ है। 2024 में भी मिजोरम में इस बीमारी से लगभग 15,000 सूअरों की मौत हुई थी और लगभग 24,200 सूअरों की बीमारी की रोकथाम के लिए मारना पड़ा था। राज्य को 2024 में इस वजह से लगभग 336.49 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान 2024 में हो गया है। फिर से ये यहाँ पर पूर्वोत्तर अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश एफडीआई की कितनी सीमा तक अनुमति देने पर विचार कर रही है? यानी द इंडियन गवर्नमेंट इन कंसिडरिंग अलाउइंग एफडीआई इन न्यूक्लियर पावर प्लांट अप टू व्हाट एक्सटेंट? ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 49 और ऑप्शन डी 74। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि 49% जो है भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई देने की अनुमति पर विचार कर रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव सीमा सरकारी मंजूरी के अधीन होगा और इसके लिए परमाणु कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस नीति बदलाव का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, कोयले पर निर्भरता को कम करना और भारत के कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है, जिसमें विदेशी निवेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर पर खर्च करने में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डाटा विच कंपनी इज एट टॉप इन टर्म ऑफ द स्पेंडिंग ऑन सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी टीसीएस और ऑप्शन डी गोदरेज। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की एचडीएफसी बैंक जो है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करने वाली शीर्ष कंपनी बन गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनी एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने इस अवधि में सीएसआर गतिविधियों पर 945.31 करोड़ खर्च किए हैं, जो देश में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री रही है, जिसने 900 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि तीसरे स्थान पर टीसीएस रही है, जिसने 827 करोड़ खर्च किए हुए हैं। एचडीएफसी बैंक की सीएसआर पहल परिवर्तन के तहत ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया, यानी हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड फिजी हाईएस्ट ऑनर। ऑप्शन ए श्री लक्ष्मी पीवी, ऑप्शन बी पायल कपाड़िया, ऑप्शन सी मधुसूदन साई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मधुसूदन साई को जो है फिजी का सर्वोच्च सम्मान से उनको प्रदान किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी कर्नाटक के मानवतावादी नेता मधुसूदन साई को प्रदान किया गया है। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति राटू नायकामा लाल बालुआ द्वारा 25 अप्रैल 2025 को स्टेट हाउस फिजी में आयोजित समारोह में दिया गया है। मधुसूदन साई को यह सम्मान फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की स्थापना और उनके मानवतावादी कार्य के लिए दिया गया है। इससे पहले यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एमजीएस नारायण का निधन हो गया है, वह कौन थे, यानी रिसेंटली एमजीएस नारायणन हैज पास्ड अवे, हु हैज ही। ऑप्शन ए सिंगर, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी हिस्टोरियन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका साइंस और फ्रेंड वो एक हिस्टोरियन है एमजीएस, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में एमजीएस नारायणन का निधन हुआ है। वो एक प्रख्यात इतिहासकार, शिक्षाविद और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी आईसीएचआर के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1932 को केरल के पुन्नी में हुआ था। 26 अप्रैल 2025 को कोझिकोड केरल में इनका निधन हो गया है। उन्होंने केरल और दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास, मंदिर शिलालेखों और सामाजिक बदलाव पर गहन शोध और लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, यानी हु हैज सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड ऑफ द ईयर 2025। ऑप्शन ए पतमुक लुआंस डास है, ऑप्शन बी सेमिया धरवी, ऑप्शन सी कार्लोस मैलो और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑल ऑफ दीज, यानी बतमुक लुआंस डांस, सोमिया धरवी, कार्लोस मैलो को 2025 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वर्ष 2025 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए बतमुक लुआंस डास मंगोलिया की, सोमिया धरवी ट्यूनिसिया और कार्लोस मैलो कैनरी आइलैंड्स के सहित कुल 7 लोगों को चुना गया है। देख लेते हैं इसके ट्यूनिसिया ने इटली से अवैध रूप से लाए गए कचरे को वापस भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। मंगोलिया की बात करें तो खनन के खिलाफ अभियान चलाकर डोनगोरवोई प्रांत को 66,000 एकड़ संरक्षित क्षेत्र बनाने में सफलता पाई है। और केनरी आइलैंड की बात करें तो समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए बंदरगाह निर्माण को रोकने के लिए अभियान चलाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि द कश्मीर साल उपन्यास किसने लिखा है, यानी हु हैज रिटेन द नोवेल द कश्मीर साल। ऑप्शन ए रोजी थॉमस, ऑप्शन बी बॉब वुडवर्ड्स और ऑप्शन डी टीम वाकर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि रोजी थॉमस जो है द कश्मीर साल उपन्यास की लेखक है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि द कश्मीर साल उपन्यास की लेखिका रोजी थॉमस है। यह उपन्यास पहली बार 2011 में प्रकाशित हुआ था। कहानी एक बहुपीढ़ी यात्रा और रहस्य पर आधारित है, जिसमें वेल्स और कश्मीर की पृष्ठभूमि दिखाई गई है। उपन्यास का मुख्य पात्र मायर एलिस है, जो अपने दादा दादी के अतीत की खोज में कश्मीर जाती हैं। उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और कई भाषाओं में अनुवादित भी किया गया है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था
कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, यानी 17.1 करोड़ लोगों को। आज का क्वेश्चन है कि द कश्मीर साल उपन्यास के लेखक किसने लिखा है। ऑप्शन ए रोजी थॉमस, ऑप्शन बी बॉब वुडवर्ड्स, ऑप्शन सी टिम वॉकर। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।